नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग क्लास 10th की तैयारी में लगे। जोश जुनून के साथ मैट्रिक की तैयारी में लग जाना है। तो आज का टॉपिक है वियना सम्मेलन, जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उम्मीद करते हैं कि ये पूछे जाएंगे। ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक में तो ये पूछे गए हैं। ठीक है, ये पूछे गए हैं। तो आज वियना सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। वियना सम्मेलन, ठीक है। आज वियना सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे पूरे विस्तार से। आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा, इस प्रकार पढ़ाएंगे। तो पूरे ध्यान से देखिएगा, मन को एक जगह स्थिर कीजिएगा, तभी ये टॉपिक समझने वाला है। तो हमारे जो पिछले वीडियो में आप लोग को जो बताए थे, इसकी बेसिक नॉलेज पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे, जिसे हम कहते हैं वाटरलू का युद्ध। अब वाटरलू का युद्ध अगर समझ में आ गया होगा तो ये वियना सम्मेलन ऑलरेडी आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वियना सम्मेलन देखिए, वियना सम्मेलन वियना सम्मेलन इसलिए हुआ था क्योंकि सबसे पहले आप लोग को बताएंगे कि वाटरलू की युद्ध में जो वाटरलू का जो युद्ध हुआ था, उसमें जो वहाँ का सम्राट था, जिसे सेंट हेलेना नामक टापू पर चढ़ा दिया गया था, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट क्यों करते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांस का सम्राट हुआ करता था। क्या हुआ करता था? फ्रांस का सम्राट। यह बहुत ही अच्छा जनता था। यह जनता की भलाई करता था। क्या करता था? तो जनता की भलाई करता था, भलाई करता था। यह अपने आप को मानता था कि हमको भगवान के रूप में इस संसार में, इस संसार में हम लोग को हमको भेजा है। इसको, नेपोलियन को लगता था कि हमको भगवान इस संसार में सबकी रक्षा के लिए, सबके हितों की भलाई करने के लिए हमें भेजा है। बट ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जो वहाँ की जो अलग अलग देश के, जैसे ऑस्ट्रिया का राजा फेमस है मेटरनिख, जो कि बहुत ही निरंकुशवादी राजा था। तो इसके कारण यह फेमस नहीं हो पाया। यह जो सोचा था वो नहीं हो पाया। देखिए, नेपोलियन जो कि जनता की भलाई करना चाहता था, और दूसरा था मेटरनिख। मेटरनिख ये एक निरंकुशवादी राजा था। क्या था? तो निरंकुशवादी राजा। क्या था? निरंकुशवादी राजा, जिसे हम भ्रष्टाचारी कहते हैं। भ्रष्टाचारी राजा कह सकते हैं आप लोग, जो कि जनता की भलाई नहीं करता था। क्या नहीं करता था? जनता की भलाई नहीं करता था। जनता की भलाई नहीं करता था। ये जनता को देखना ही नहीं चाहता था। और नेपोलियन बोनापार्ट तो भाई जनता के लिए भलाई करता था, लेकिन ये मेटरनिख जो था वो जनता के लिए भलाई नहीं करता था। तो वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि, देख लीजिए, 1789 नवासी में जो क्या बोलते हैं, नेपोलियन जो है वो 1789 ईस्वी में यह क्या बोलते हैं, राजनीति में प्रवेश करते हैं। राजनीतिक में राजनीति में प्रवेश करते हैं। और मेटरनिख राजनीति में प्रवेश करते हैं, और 1804 ईस्वी में सम्राट बनते हैं। यह 1804 ईस्वी में सम्राट बने और 1789 में राजनीति में प्रवेश किए। ठीक है। और 1815 में इसे सेंट हेलेना नामक टापू पर इसे बंदी बना दिया गया, जो 52 वर्ष की आयु में, आप लोग को पढ़ाएंगे 52 वर्ष की आयु में, इसके पिछले वीडियो में आप लोग को पढ़ाए हुए हैं, आयु में इसकी मृत्यु कब हुई? तो 1821 ईस्वी में हुई। देख लीजिए,
1815 में सेंट हेलेना नामक टापू पर इसे भेज दिया गया और बंदी बनाकर 52 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई, जो कि 1821 में मृत्यु हुआ था। ठीक है, देख लीजिए। 1789 में राजनीति में प्रवेश किए, 1804 में सम्राट बने और 1815 में सेंट हेलेना नामक टापू पर इसे बंदी बनाकर 52 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई, जिसे 1821 में मृत्यु हो गई, जो कि 1821 में मृत्यु हो गई। और एग्जाम में कैसे लिखना है, तो लिखना है यही वियना सम्मेलन, हेडिंग है वियना सम्मेलन। सॉरी, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, कोशिश करेंगे कि आप लोग को सारा जो लिखे वो सब दिखे। वियना सम्मेलन, देखिए वियना सम्मेलन इस प्रकार लिखना है ताकि एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स दे सके। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये ऑलरेडी बिहार बोर्ड पूछा गया है, बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। तो वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि इस प्रकार लिखना है। वियना सम्मेलन का देख लीजिए, जो जो यहाँ आप लोग को बताए वही इसको लिखना है। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि लुई सल्वा की राजनीति पुनः हो, यानी अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि जो लुई सल्वा था, आप लोग को पता ही थे 1789 ईस्वी की क्रांति में जो लुई सल्वा था वह एक निरंकुशवादी राजा था। जिस प्रकार मेटरनिख निरंकुशवादी था, उसी प्रकार लुई सल्वा भी निरंकुशवादी राजा था। तो यही कहता था, क्योंकि ये मेटरनिख तो फ्रांस का चांसलर नहीं था, ये तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, लेकिन यह बहुत बड़ा चांसलर था और ये एक सब निरंकुशवादी का हेड था। तो पुनः हो, और 1789 ईस्वी में ईस्वी से देख लीजिए 1789 ईस्वी में राजनीति में प्रवेश किए थे और यही 1789 ईस्वी से लेकर 1815 जो कि सेंट हेलेना टापू पर इतना तक इसका समय रहा, यानी 1789 में राजनीति में प्रवेश किए और 1815 में इसका इतने तक समय रहा। तो यही लिखना है 1789 से लेकर 1815 ईस्वी तक नेपोलियन के द्वारा जो भी बदलाव किया हो। देख लीजिए, नेपोलियन था वो राजा किस लिए बना था, वो अपने फ्रांस को बदलना चाहता था ताकि हमारा फ्रांस पूरे जो यूरोप में है, पूरे यूरोप महादेश में पूरे शक्तिशाली बनाना था। तो इसीलिए तो नेपोलियन के द्वारा जो भी बदलाव के कार्य किए गए हैं उसे समाप्त कर देना अब पुनः बुर्बो राजवंश की स्थापना। ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बताएंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। पुनः बुर्बो राजवंश की स्थापना करना, पुनः बुर्बो राजवंश की स्थापना। ठीक है, देख लीजिए, बुर्बो राजवंश जो लुई सल्वा था, यह किस राजवंश का था, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप के, MCQ टाइप के। तो लुई सल्वा राजवंश, तो ये बुर्बो राजवंश के थे। किस राजवंश के थे, तो बुर्बो राजवंश के थे। देख लीजिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ पूछे जाते हैं प्रश्न, जैसे कि वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य, वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो आप लोग को बताना है कि वियना सम्मेलन 1815 को हुआ था। कब हुआ था, तो 1815 को हुआ था। यही आपको मानना है, ना कि ये मारना है, ना कि ये मारना है। ठीक है, 1815 को वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 को। वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 को। वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 को। और लुई सल्वा जो था, लुई सल्वा एक क्या था, निरंकुशवादी राजा था। यह किस राजवंश का था, तो बुर्बो राजवंश का। किस राजवंश का, तो बुर्बो राजवंश का। ठीक है, अब नेपोलियन बोनापार्ट कब राजनीति में प्रवेश किया, तो 1789 ईस्वी में। और राजा का सम्राट कब बना, तो ये सम्राट 1804 ईस्वी बना। तो इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा।
तो एक रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट कर दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, कैसा लगा आज का क्लास। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के आप लोग को हिस्ट्री से मोहब्बत हो जाएगा और हिस्ट्री का नोटिफिकेशन आते रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।